नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। शाम के 5:30 बज चुके हैं और अगले आधे घंटे तक कमोडिटी मार्केट पर बड़ी कवरेज जारी है और आपके सवालों का मंच भी तैयार है। नंबर आप नोट कर लें एक बार। अगर आपने कोई ट्रेड किया है या फिर नया ट्रेड करना चाहते हैं तो आप सवाल पूछ सकते हैं। नंबर आप नोट कर लें 02223001634। इस पर आप सवाल पूछ सकते हैं और जान सकते हैं कि आपके लिए कहाँ पर कमाई के मौके बनेंगे। लेकिन आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं एक बड़ी खबर के साथ, और खबर यह है कि जिस तरह से गेहूं एक्सपोर्ट पर रोक लगी है उसके बाद एक्सपोर्टर्स के बीच, ट्रेडर के बीच घमासान मच गया है। ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कांडला पोर्ट की। जी हाँ, जब शनिवार सुबह ये खबर आई कि गेहूं एक्सपोर्ट पर पाबंदी लग गई है तो वहाँ पर जब ट्रक वहाँ पर पहुँचना शुरू हुआ तो वहाँ पर अनलोडिंग की शिकायत आ रही है कि वहाँ पर अनलोडिंग नहीं होने दिया जा रहा है। मतलब इस खबर को आप इस तरह से समझें कि जब एक्सपोर्ट का बैन नहीं हुआ था तो दूर दराज से जो ट्रेडर हैं वो बड़े एक्सपोर्टर को कांडला डिलीवरी के लिए माल बेच रहे थे। मतलब कांडला डिलीवरी के लिए ट्रकें वहाँ से आ रहा था, ट्रकों को भेजा जा रहा था। लेकिन अब जब ट्रक रास्ते में थे और ये खबर आ गई कि एक्सपोर्ट को बैन कर दिया गया है तो अब कई एक्सपोर्टर्स ने डिलीवरी लेने से मना कर दिया है। लिहाजा वहाँ पर अनलोडिंग नहीं होने की शिकायत आ रही है। ट्रक वहां पर पहुंच चुका है लेकिन अनलोड नहीं होने दिया जा रहा है। जो कई एक्सपोर्टर हैं वो अब डिलीवरी वहां पर नहीं ले रहे हैं। इस वजह से वहां पर लंबी लाइनें लग गई हैं। ये दो आपके सामने इस वक्त आप देख पा रहे हैं कांडला पोर्ट की। हमारे साथ इस पर बातचीत करने के लिए अजय गोयल साहब हैं, शिवाजी रोलर मिल के, और साथ ही हमारे साथ राकेश धीर साहब हैं, गेहूं के एक्सपोर्टर हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। धीर साहब, पहले तो आप ही बताएं सर, क्या हो रहा है ये कांडला पोर्ट पे अभी? सर, कांडला पोर्ट के अंदर एक तो जगह की बहुत तकलीफ है। जो जहाज लगे हुए एक्सपोर्टर के, जिसके अंदर आधा माल भरा हुआ है, आधा माल अभी पोर्ट के ऊपर है, वेयर हाउस के अंदर है, वो भी माल सरकार ने रोक दिया है कि इसको लोडिंग करने नहीं देंगे। क्योंकि 13 तारीख का जो नोटिफिकेशन शाम को निकला था, कोई भी आदमी को अवेयर नहीं था, तो सारा माल रुक गया वहां पर। और क्योंकि हमारे सारे व्यापार होते हैं बाबूजी के, आज वेसल लगता है, वेसल को लगने के लिए 5 दिन पहले एडवांस नोटिस देता है, वेसल वाला आता है। उसके बाद हमारे को तैयारी करनी पड़ती है, डॉक्यूमेंट बनाने पड़ते हैं, फाइटो सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। उसके बाद हमारा पूरा एक्सपोर्ट का कारोबार चालू होता है। तो वो रेगुलर भी 60,000 टन का जहाज है, उसके अंदर हमने 20,000 या 25,000 टन माल भर दिया है। बाकी माल अभी तक रुका हुआ है और रोज का उस जहाज को हमारे को $10,000 का डेमरेज देना पड़ता है। एक दिन का हॉल्टिंग का 10,000 रुपया है। अच्छा, $10,000, सॉरी। ओके, ठीक है, ठीक है। तो आप ये दिक्कत बता रहे हैं। अजय गोयल साहब भी हमारे साथ हैं। अजय गोयल जी, आप बताएं सर कि आपके पास क्या रिपोर्ट्स आ रही हैं कांडला पोर्ट को लेकर? क्या वाकई डिलीवरी में बड़ी दिक्कत आ रही है? आपको लगता है कि ये 1-2 दिन की बात है, फिर मामला ठीक हो जाएगा? देखिए, जो कांडला पोर्ट है वहाँ पर 2 तरह के लोग माल मंगाते हैं। एक तो जो डायरेक्ट एक्सपोर्टर्स हैं, जो अगर 50,000 टन की जहाज लोड करनी है तो वो माल खरीदते हैं। दूसरे वहाँ पर कंसोलिडेटर्स हैं जो गेहूं खरीद के रखते हैं, और जब जहाज लग जाता है और एक साथ अगर जो एक्सपोर्टर को 50,000 टन माल पूरा नहीं हो रहा है, 5-10,000 टन शॉर्ट पड़ रहा है, तो ये इन कंसोलिडेटर्स और ट्रेडर्स से खरीदते हैं। अच्छा, तो ये इसी तरह से जो है इतने बड़ा जहाज भरा जा सकता है और कंटिन्यूस व्यापार चलता रहता है। तो 2 टाइप के लोग परचेजिंग करते हैं, एक तो जो डायरेक्ट एक्सपोर्टर्स हैं और दूसरे जो ट्रेडर्स, कंसोलिडेटर्स कांडला पोर्ट के आसपास गोदाम और अपनी व्यवस्था लेके बैठे हैं। जहाँ तक एक्सपोर्टर्स का सवाल है, जब उनके ही जहाज लोड होने बंद हो गए तो जो है उनके पास आगे जो है जगह नहीं थी, क्योंकि वो जगह बनाते रहते हैं और एक्सपोर्ट होता रहता है। तो उनके भी जो है उनकी भी काम रुक गया है। और जो कंसोलिडेटर्स है, अब उनसे कौन माल खरीदेगा उस बात पे चिन्ह हो गया, और जो है वो भी आगे किसको माल बेचेंगे, इसलिए वो भी जो है एक बार जो है हर चीज स्टैंड स्टिल पे आ गई है। लेकिन इसका जो है एक रास्ता निकलेगा, ओवर टाइम निकलेगा, क्योंकि जो बड़े एक्सपोर्टर्स हैं, नामी एक्सपोर्टर्स हैं, देश की बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वो धीरे धीरे जो है उस माल को अनलोड करने की व्यवस्था बना रहे हैं। लेकिन आज की तारीख में फिर भी वहां पर कम से कम 4-1,000 ट्रक जो है वहां पर जाम है, और वो जो अनलोडिंग की प्रक्रिया है वो बहुत धीमे है, और 2-3 दिन से जो है बिल्कुल ही कुछ काम नहीं हुआ है वहां पर। अब जाके ऐसी उम्मीद लग रही है कि थोड़ा थोड़ा माल जो है अनलोड होगा। आप कह रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा माल अनलोड होना अब शुरू होगा।
और करीब करीब 4000 ट्रक आप करें कि वहाँ पर इस वक्त खड़े हैं अनलोडिंग के लिए। लेकिन धीर साहब एक बात ज़रा आप बताइए कि चूँकि आप एक्सपोर्टर हैं गेहूं का, और एक्सपोर्ट तो इसलिए रोका गया क्योंकि यहाँ पर सप्लाई की आशंका दिख रही थी कि कमी आ सकती है, दाम बहुत बढ़ गए थे। तो आप ज़रा बताइए कि क्या अब दाम कम हो रहे हैं क्या मार्केट में? सर इसका नी जर्क रिएक्शन तो थोड़ा आता ही है, क्योंकि ट्रेडर और जो व्यापारी है तभी तक व्यापार देखो 2610 रुपए तक के व्यापार हो गए थे कांडला के, और बम्बई के हुए थे 2495 से लेकर 2510 रुपए के अंदर। आज बाजार कितना भी कम हो जाए, क्योंकि सरकार को ऐसे लगा कि उनको माल मिलना नहीं है, क्योंकि पहले ये आशंका थी कि 111 लाख टन की पैदावार होगी गेहूं की, और जो पहला आंकड़ा है 111 लाख टन का था, फिर 105 लाख टन का आंकड़ा सरकार को अनुमान हुआ सेकंड क्रॉप एस्टिमेट का। थर्ड के अंदर उनको लगता है कि 95 लाख टन से खाली प्रोडक्शन होगा। तो उसके तहत सरकार को जो पिछले 2020-21 के अंदर 43 लाख टन खरीदी किया था, इस टाइम उनको उम्मीद है सिर्फ 19.5 लाख टन ही सरकार के पास माल आएगा। तो सरकार को जो बफर स्टॉक है उसकी थोड़ी खतरा लग रहा है, इसके लिए सरकार ने अचानक ये स्टेप ले ली है। ठीक बात है। लेकिन सर ऐसे है कि मृत्युंजय साहब के हम जो एक्सपोर्टर है, हमारे ऑर्डर्स रहते हैं और हमने ऑलरेडी कमिटमेंट किया रहता है, किसके पास एलसी है, किसके पास सीएडी मींस कैश अगेंस्ट डॉक्यूमेंट है। हम लोग जो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं उसके ऊपर माल चढ़ाते हैं। अब फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के अंदर जो पैरा 1.05 है, जिसके अंदर ट्रांजिशनल क्लॉज की अरेंजमेंट होती है, वो सरकार ने जब से पॉलिसी बनी है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, जिसको एफटीपी कहते हैं हम लोग, उसके अंदर वो एक अरेंजमेंट है। लेकिन गेहूं का व्यापार इतना जोरों से चला कि हर देश को गेहूं की तकलीफ आने लग पड़ी और सब जन टूट पड़े हिंदुस्तान के ऊपर। और जिसकी मिले हैं, जैसे कोई फ्लोर मिल है जहां फॉरेन के अंदर है, उन्होंने बोला एलसीएम खोल देंगे लेकिन आप माल चढ़ा दो, तो जल्दी जल्दी के अंदर माल चढ़ने लगा और लोगों के कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर ही सौदे होने लग पड़े। आज तक इतिहास है कि कोई ऐसा ट्रेड नहीं है कि जिसके अंदर सरकार ने एक नियम बनाया कि आपको सिर्फ एलसी के अगेंस्ट ही एक्सपोर्ट करना, बिकॉज दिस इज अ ओजीएल एंड फ्री ट्रेड। यू कैन एक्सपोर्ट अंडर एलसी, यू कैन एक्सपोर्ट अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट। अब जिसके पास एलसी है उनको तो सरकार अभी ट्रांजिशनल क्लॉज के ऊपर सरकार का एक चल रहा है मॉडलिटीज, तो कल तक बाहर आ जाएगा, तो वो तो हो जाएगा। लेकिन जो जैसे ट्रेडर है, हमारे पास भी बहुत एलसी है, बहुत के कॉन्ट्रैक्ट है, तो जो कॉन्ट्रैक्ट वाले काम माल है वो कैसे हम चढ़ाएंगे? और हमारा माल ऑलरेडी खरीदा हुआ है और हमारे वेयर हाउसेज के अंदर भी माल पड़ा हुआ है। और थोड़ा दिक्कत अभी क्या आ गया कि हम नावा शिवा से शिपमेंट करते हैं, तो हमारे कंटेनर जो शिपिंग लाइन वालों ने जो पोर्ट के अंदर पड़े कंटेनर, उनको भी मना कर दिया कि हम लेके नहीं जाएंगे। तो हमने उनको बोला भैया कौन सा तुम्हारे को नोटिफिकेशन कस्टम्स को आया है गवर्नमेंट की तरफ से कि जिसका लियो मीन्स लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर मीन्स इट इज अंडर द कस्टडी ऑफ द कस्टम नाउ, उसके हमारी को राइट ही नहीं है, उसको भी उन्होंने मना कर दिया चढ़ाने के लिए, विच इज नॉट लीगली राइट। ओके, तो ये ग्राउंड सिचुएशन आप बता रहे हैं। लेकिन गोयल साहब एक बात आप बताएं, हमें खबर ये मिल रही है कि एक्सपोर्ट पर बैन के बाद गेहूं के दाम 100 से 200 रुपए प्रति क्विंटल कम हुए हैं। क्या आपको लगता है कि अभी और कम होंगे और कहां तक भाव गिर सकता है गेहूं का? देखिए ये बिल्कुल सही बात है। दिल्ली जैसे बाजार में जो है 101 रुपया कम हुआ, ये जैसे उन्होंने कहा नीजर रिएक्शन ऑल ओवर इंडिया है, यहाँ पर जो है क्योंकि बिकॉल जो है एक बार चाहते हैं कि माल बेच ले, और जो लेने वाले हैं उनको लगता है कि जो है अभी एक्सपोर्ट बंद हो जाएगा तो बाजार मंदा जाएगा। लेकिन ऐसी कोई खास नीचे भाव में अवेलेबिलिटी है नहीं, और 2 दिन से तो मंडियां भी बंद है, आज भी मंडी बंद है। अभी कल और परसों जो है पता चलेगा मंडी में किस तरह की अराइवल आती है। और अभी एक खबर और आ रही है कि एमपी की मंडियां शायद जो है 2 दिन के लिए हड़ताल पे चली जाएंगी। तो अभी एक कोई ट्रेड खास हो नहीं रहा है, लोअर लेवल पे कोई आदमी जल्दी से व्यापार करना चाहता नहीं है। खबर आपने जो कहा ये मेरे पास भी ये खबर आई है सोर्सेज से कि 2 दिन यानी कल और परसों 2 दिन जो है एमपी की मंडियां हड़ताल पर रहेंगी एक्सपोर्ट बैन के विरोध में। ये खबरें हमारे पास भी आ रही हैं। लेकिन एक बात बताएं गोयल साहब कि मतलब ये ठीक है कि भाई अब कोई भी डिसीजन होगा तो उसका एक पक्ष तो हमेशा ये रहेगा कि भाई ये डिसीजन ठीक नहीं है, लेकिन अभी ताज़ा हालात में देखते हुए जिस तरह से ग्लोबल सिनारियो है, जिस तरह से दाम बढ़ रहे हैं, सप्लाई घटने की आशंका थी, उसको देखते हुए आपको नहीं लगता कि टेम्पररी ये फैसला ठीक है?
बिल्कुल ठीक है, एक क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए। कोई भी चीज, जैसे खासतौर पर गेहूं जैसी चीज पर जो है बिना सीमा के जो है एक्सपोर्ट करना सही नहीं है। किसी तरह का क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन रहे तो जो है सरकार को भी पता रहेगा कितना माल बाहर जा रहा है, उनको पता ही है देश में कितना पैदा हुआ है। तो जो है अब इन्होंने जो नई नीति लेके आए जिसमें जो है सरकार उस चीज को मॉनिटर करेगा कि जो जरूरतमंद देश है उसको जो है वो थोड़ा एक्सपोर्ट अलाउ करेगा। तो ये एक नीति एक तरीके से हिंदुस्तान के लिए जो है आगे अगले 8-10 महीने के लिए सही है। ठीक है, तो ये राय आपकी है गेहूं एक्सपोर्ट को लेकर के। तो लगातार खबरें आ रही है, अलग अलग जो भी खबरें आ रही है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं, दिखा रहे हैं। बहुत शुक्रिया गोयल साहब आपका, राकेश धीर साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और गेहूं पर डिटेल में बात करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं कॉटन की, क्योंकि कॉटन का भाव आज 50,000 के पार चला गया एमसीएक्स पर। पहली बार इतिहास में 50,000 के स्तर को मार्केट ने टच किया है, पार किया है। बीरेन जी, आप तो कॉटन को बड़ा क्लोजली ट्रैक करते हैं और मुझे याद है कि जब से आपसे मेरी बात हो रही है कॉटन को लेकर, आप हमेशा कॉटन में तेजी में ही थे। तो अब आपकी तेजी पूरी हुई 50,000 के लेवल पे या अभी और बाकी है? आज के दिन तो न्यूट्रल रहेंगे। कल स्टेक होल्डर मीटिंग है, एक अहम बैठक है कॉटन की। उसमें क्या मूवमेंट आती है वो देख के नया व्यू बनाएंगे। बट अभी भी व्यू तो बाई साइड का है, मीन्स फंडामेंटल इसके अभी भी तेजी के है, क्योंकि सप्लाई साइड काफी शॉर्ट सप्लाई है डोमेस्टिक सिचुएशन। ओके, तो आप कह रहे हैं कि शॉर्ट सप्लाई है और अभी आप कह रहे हैं कि फिलहाल बेशक रुक जाए लेकिन आगे इसमें और तेजी हम देख पाएंगे। ठीक है अनुज जी, अब जरा आप बताइए कि आज शाम के कारोबार के लिहाज से गोल्ड में और सिल्वर में, इन दो कमोडिटीज में क्या ट्रेड लिया जाए? मिथुन जी गुड इवनिंग। देखिए लास्ट वीक हमने गोल्ड सिल्वर में गिरावट आते हुए देखी थी और अब देखें तो गोल्ड का भाव करीबन $1850 के नीचे ट्रेड कर रहा है। सिल्वर के भाव में भी $21 के नीचे के ट्रेड आते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पर जो ट्रेंड बना है थोड़ा वीकनेस का ही बना है। हमें लगता है कि यहाँ पर इंट्राडे और थोड़ा सा अगर हम एक हफ्ते की बात करें तो बिकवाली का ट्रेड ही रखना चाहिए। गोल्ड करीबन 50,000 के आसपास बिकवाली करें, 50,450 का स्टॉप लॉस है। टारगेट 49,500 से लेकर 49,300 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। सिल्वर के अंदर भी करीबन 60,000 के आसपास बिकवाली कर सकते हैं। 60,850 का स्टॉप लॉस है। टारगेट 59,000 से लेकर 58,500 तक के लेवल देखे जा सकते हैं। जैसे जैसे डॉलर इंडेक्स आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है और एक्सपेक्टेड है कि डॉलर इंडेक्स आपको 105 से लेकर 107 का लेवल दिखा सकता है, क्योंकि जो लास्ट वीक यूएस के इन्फ्लेशन के डेटा आए थे थोड़े से पॉजिटिव थे, उससे हमने डॉलर इंडेक्स को सपोर्ट आते हुए देखा और उसके बाद से गोल्ड सिल्वर में जो गिरावट है और गिराती हुई दिखाई दी। हमें लगता है कि अभी सेंटीमेंट थोड़ा सा यहाँ पर एक नेगेटिव हुआ है गोल्ड सिल्वर का, जो कि अभी एक डाउन ट्रेंड साइड में जा सकते हैं भाव। ठीक है, ओके, तो ये राय आपकी है गोल्ड के ऊपर कि और चांदी सिल्वर के ऊपर। चलिए अब हम शुरू करते हैं सवाल और जवाब। पहला सवाल है रोहित का एमपी से। पूछिए रोहित जी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, पूछिए सर। मैं गेहूं के बारे में जानकर, मैं एक किसान बोल रहा हूं सर, मैं दमोह से बात कर रहा हूं सर। हाँ। अपने यहाँ सर जैसे गवर्नमेंट बोलती है सर, गवर्नमेंट उत्पादन के लिए बात करती है कि उत्पादन बढ़ाना चाहिए, हमारे देश में उत्पादन बढ़ना चाहिए। किसान सर इस चीज को बढ़ा रहा है। जैसे आए आज को सर गेहूं का अच्छा रेट मिल रहा है, थोड़ा पैसा मिलने लगा है, तो सर किसान तो उत्पादन बढ़ाएगा। लेकिन आप ये बार बार एक्सपोर्ट बंद करना, ये चीज आप बार बार करेंगे तो कहीं ना कहीं किसान के लिए तो नुकसान की बात है। आज कहने का मतलब 2 रुपए ही गेहूं के भाव बढ़े हैं, कोई 7, 8, 10 रुपए किलो की तो तेजी आ नहीं गई है। 2 रुपए के चक्कर में आप एक्सपोर्ट बंद कर रहे हैं। ये आपकी राय है। और तो सर ये सर का मतलब ऐसा क्यों हो रहा है सर? नहीं, ये देखिए, ये सवाल आपकी जगह, अपनी जगह आपकी ठीक है और ये सवाल बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं, उठा रहे हैं। दोनों तरफ की बातचीत हो रही है। कुछ लोग एक्सपोर्ट बैन का विरोध कर रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये ठीक हुआ। ये डिबेट चलता रहेगा। ये आपकी बात ठीक है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, किसानों को अच्छा भाव मिलना चाहिए, इसको लेकर कोई मतभेद है नहीं। लेकिन कई बार ये होता है कि बाकी चीज़ें भी देखनी होती हैं। एक बड़ा तबका हिंदुस्तान का ऐसा है जिनको अलग अलग खाद्यान्न योजनाओं के तहत गेहूँ दिया जाता है फ्री में या बहुत कम रेट पर। उनका ख्याल भी रखना होता है कि अगर कहीं गेहूं की सप्लाई ही कम हो गई, उतना गेहूं नहीं बचा, तो उनको कैसे दिया जाएगा। ये सब चीज़ें भी सरकार को देखनी होती हैं वक्त वक्त पे, और इसलिए इस तरह का डिसीजन होता है। लेकिन हाँ, आपकी बात ठीक है, किसानों को वाजिब भाव मिलना चाहिए, इसमें किसी को कोई ऐतराज है नहीं। चलिए आगे, नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ अरविंद हैं। पूछिए अरविंद जी। नमस्कार सर। नमस्कार, पूछिए। मृत्युंजय जी, ये आईएफएल के अनुज कुमार है जी, ये चांदी जब 73,000 थी तो कहते $50 हो जाएगी, जब 70 थी बोले 30 हो जाएगी, अब ये 60 से नीचे आएगी तो इसको फ्री करवाने।
नहीं सारे देखिए, ये कुछ जो आप कह पढ़ाई रहे हैं, कई करके बार क्या आते होता है कि हैं, वक्त तो की ऐसे बात लोगों को होती है। मूर्ख कई बनाते बार हैं। मार्केट में जब का जिक्र आप कर रहे हैं, कई बार ये होता है कि उस वक्त खबर कुछ और होती है, उस वक्त के फंडामेंटल कुछ और होते हैं, उसके आधार पर आपको राय दी जाती है। अनुज जी, अब आप बताएं 60 के नीचे चांदी में। देखिए, मार्केट जो चलता है वो अपने सेंटीमेंट से चलता है। अगर हम किसी भी चीज़ को देखें तो उसके पीछे रीजंस होते हैं। उस टाइम जो रीजंस थे वो डिफरेंट थे, और हमने देखा था कि चांदी का भाव 73,000 तक गया था। अब उस टाइम जो रीजंस थे, उस टाइम डॉलर इंडेक्स आपका 96 पे था, और अब जो डॉलर इंडेक्स है वो 104 के लेवल पर है। तो कहीं ना कहीं जो हम जो कंपैरिजन करते हैं या फिर जो फैक्टर्स होते हैं उसको नज़र में ज़रूर रखना चाहिए, क्योंकि अगर हम मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं तो एक आप लॉन्ग टर्म ट्रेंड बना के नहीं चल सकते। आपको जो रीजंस हैं, क्योंकि जिस तरीके से फंडामेंटल चेंज हुए हैं और जिस तरीके से मार्केट का सेंटिमेंटल चेंज हुआ है, तो वैसे ही मार्केट के अकॉर्डिंग हमको देखना चाहिए। तो अभी जो रीजन दिख रहे हैं वो थोड़े से नेगेटिव दिख रहे हैं, जिसकी वजह से मार्केट का भाव नीचे आता हुआ दिख रहा है। जब मार्केट का ट्रेंड पॉजिटिव होगा तो उस टाइम पे जो ट्रेंड होगा वो पॉजिटिव वे में आता हुआ दिखाई देगा जी। ठीक है। अच्छा बीरेन जी, क्रूड का मार्केट अभी आपको कैसा लग रहा है सर? कच्चा तेल बड़ा ऊपर नीचे हो रहा है। आज आप देखिए, पहले नीचे फिर ऊपर, अभी मार्केट रेंज में है। 15 रुपए ऊपर है एमसीएक्स पर कच्चा तेल। क्या किया जाए सर? मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि बार बार ये 8,000, 8,500, 8,000, 8,500 इसी रेंज में घूम रहा है, 7-8% की। बट फिर भी अगर चांस ट्रेड ही करना है तो करंट लेवल से मैं शॉर्ट प्रेफर करूंगा। स्टॉप लॉस हालांकि काफी छोटा होगा, 8630-40 का। टारगेट भी वैसे छोटा ही रहेगा, 8350, 8400 आसपास। ठीक है, ओके, ये राय हो गई आपके कच्चे तेल के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुनील का भुज से। पूछिए सुनील जी। नमस्कार सर, मैं सुनील बोल रहा हूँ भुज से। मुझे गोल्ड के बारे में आप थोड़ा राय बताइए अपनी। गोल्ड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के तौर पर कैसा रहेगा, और उसमें जैसे शेयर में होता है कॉल पुट डेरिवेटिव्स एंड फ्यूचर्स, वो हो सकता है कि नहीं? बिल्कुल हो सकता है, ऑप्शन का ट्रेड इसमें है। बताइए बीरेन जी, लॉन्ग टर्म का नजरिया आपका गोल्ड पे, और लॉन्ग टर्म के लिए क्या लेना चाहिए? रूबी टर्म में गोल्ड थोड़ा पॉजिटिव रहेगा, कॉमेक्स में थोड़ा कमजोर रहेगा। तो यहाँ या तो रूपी हेज करके किया जा सकता है। आइडियली तो लॉन्ग गोल्ड इन एमसीएक्स और साथ में रूपी हेज कर लेना चाहिए। और ऑप्शंस अभी इसमें शुरू हुए हैं, हालांकि इतने लिक्विड नहीं है, बट मिनी ऑप्शंस है। तो एक बड़ा गोल्ड के सामने 10 मिनी ऑप्शन करके हेज किया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट कॉलर इंद्रजीत पटेल हैं। पूछिए पटेल साहब। हाँ सर, मैंने अभी सिल्वर में नया एंट्री लिया है, तो मैं बीरेन जी से पूछना चाहता हूँ कि अगर मेरे को 2 बार और भी लेना है तो सिल्वर आज या महीने 1.5 महीने में 1800 सेंट का लेवल दिखा सकती है? बताइए बीरेन जी। मैं हल्का सा इसमें शॉर्ट साइड हूँ, क्योंकि फेड जिस हिसाब से रेट हाइक कर रही है, 2 रेट हाइक आ चुके हैं, तो मैं भी के इसमें 17.17 टू बी प्रिसाइज काफ़ी अहम सपोर्ट है। अगर मार्केट ने 20.55, 20.60 का सस्टेन, इसके नीचे सस्टेन कर दिया तो शायद हम इसको डोमेस्टिक टर्म में 54, 55 या मे बी 54, 55 देखेंगे। अपसाइड में हालांकि मेरी शॉर्ट साइड की एंट्री पॉइंट रहेगी करीबन 62,000 के आसपास। इस भाव से शॉर्ट नहीं करना है। ओके, ठीक है। चलिए, हाँ, अब एक काउंटर है नेचुरल गैस, जहां पर करीब करीब 3% की तेजी है, 609 के ऊपर है। हालांकि बहुत वोलेटाइल काउंटर ये, लेकिन उसके बाद फिर तेजी शुरू हुई है। अनुज जी बताइए, एनजी में आज के लिए कोई ट्रेड? देखिए, लास्ट वीक हमने यहाँ पे गिरावट आते हुए देखी थी। हमें लगता है कि ये मार्केट जो है वो सेल ऑन राइज का रहेगा, क्योंकि जो वेदर सिचुएशन यूएस में चेंज हुई है, थोड़ा सा जो विंटर है वो खत्म होता हुआ दिखाई दिया है, तो डिमांड कंसर्न यहाँ पर आता हुआ दिखाई दिया है। मुझे लगता है कि थोड़ा वेट करें। ऊपर में भाव होगा 615, 620 के आसपास मिलते हैं, तो वहाँ बिकवाली का ट्रेड ले सकते हैं। नीचे में 590, 595 तक के लेवल देखे जा सकते हैं। तो नेचुरल गैस जो चल रहा है ट्रेंड, यहाँ पर सेल ऑन राइज का मार्केट हो सकता है। इंट्राडे के लिए सेल ऑन राइज के ट्रेड यहाँ पे ले सकते हैं। ओके, अगला सवाल है प्रहलाद का चूरू से। पूछिए प्रहलाद जी। हाँ जी सर, नमस्कार। नमस्कार, पूछिए। सर जी, ग्वार के बारे में जानना है, अगले 2 महीने में क्या होगा सर? ये मानसून टाइम पे आ रहा है तो क्या होगा सर इसमें? मानसून टाइम पे आ रहा है, 2 महीने में ग्वार में क्या होगा? अनुज जी बताइए।
देखिए मानसून अगर टाइम पर आएगा तो हो सकता है कि यहाँ पर आपको प्रेशर देखने को मिले, मगर ऑलरेडी हम देख चुके हैं यहाँ पर गिरावट, तो अभी मानसून आने में थोड़ा सा वक्त है। मुझे लगता है कि एक बाउंस बैक यहाँ पर आ सकता है, तो आप वेरी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रेड यहाँ पे कर सकते हैं। हमें लगता है कि नीचे अगर भाव 6,000 के आसपास मिलता है जून कॉन्ट्रैक्ट में, तो आप खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। हमें लगता है कि ऊपर में 6,250 6,300 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं, और अगर 6,300 के आसपास के लेवल जाए तो वहाँ पर आप बिकवाली का ट्रेड भी अगर बना सकते हैं। एक्चुअल मानसून जब आएगा तब उसके बाद पिक्चर क्लियर होगी कि किस तरह का मानसून है, मगर अगर मानसून एक्चुअल आता है तो हम भावों में एक नरमी आते हुए देखेंगे। ओके, नेक्स्ट कॉलर कपिल हैं मध्य प्रदेश से। पूछिए कपिल। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, पूछिए। सर चने और ग्वार सीड में राय चाहिए थी सर। चना और ग्वार सीड पर राय चाहिए? हाँ सर। ओके बीरेन जी, आपकी राय सर ग्वार के ऊपर और चने के ऊपर? चना मार्केट सुस्त है, मीन्स 4,800 4,700 के आसपास स्टेबल है, डिमांड काफ़ी कमज़ोर है। और गवार पे मानसून फैक्टर अभी हावी है कि अर्ली मानसून है, नज़दीक आ गया है, समय से थोड़ा अर्ली है, तो इनसे सेंटिमेंट थोड़ा दबाव में है। एक्चुअली मानसून जब आएगा तब ये डिस्काउंट हो जाएगा ये फैक्टर। नेक्स्ट कॉलर प्रमोद हैं राजस्थान से। पूछिए प्रमोद जी। प्रमोद जी, आप सुन पा रहे हैं? मैं सुन रहा हूँ। मुझे धनिया और जीरा और टर्मरिक पे लो लेवल क्या रहेगा इनका, और आगे जो जून और जुलाई में कैसी तेजी रहेगी इनमें? ठीक है, कोरिएंडर के ऊपर आप पूरा जानना कोरिएंडर, टर्मरिक और जीरा, इन तीनों कमोडिटी के ऊपर आप डिटेल में जानना चाहते हैं। बताइए अनुज जी, क्या आउटलुक है आपका? देखिए जीरा, टर्मरिक, कोरिएंडर में हमारा जो रिकमेंड है वो बाय ऑन डिप्स का ही है, और हमने देखा था कि नीचे भाव 20,800 से अच्छा रिकवर होते हुए दिखाई दिए थे। जैसे कि हम प्रेडिक्ट कर रहे थे कि 20,800 के आसपास अच्छा सपोर्ट रहेगा, वहीं से मार्केट में हमने उछाल आते हुए देखा है। वहीं अगर टर्मरिक की बात करें तो यहाँ पर भी करीबन 8,000 के आसपास अच्छा सपोर्ट रहेगा, जहाँ से आप खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। कोरिएंडर की अगर बात करें तो यहाँ पर भी हमने 11,200 11,100 से रिकवरी देखी है, तो अगर दोबारा से वो लेवल्स मिलते हैं तो आप खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। ये तीनों काउंटर हमने पूरे साल में आउट परफॉर्म करते हुए देखे हैं, और एक्सपेक्टेड कर रहे हैं कि आने वाले समय में ये दोबारा से आउट परफॉर्म करेंगे, और जल्दी ही आप जीरे में करीबन 23,000 तक के लेवल, और टर्मरिक में करीबन 8,800 से 9,000 तक के लेवल, और कोरिएंडर में करीबन आप 12,500 तक के लेवल देख पाएंगे। तो स्पाइसेस के अंदर जो ओवरऑल आउटलुक है वो थोड़ा पॉजिटिव ही है। यहाँ पर आप बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी जो लेवल्स हमने दिए वहाँ पर आप खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। ठीक है, तो ये राय आपकी हो गई। लेकिन अब बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण खबर की। खबर यह है कि अंडमान में मानसून पहुंच चुका है, और अंडमान निकोबार में मानसूनी बारिश हुई है, और केरल में भी प्री मानसूनी बारिश हुई है, और केरल में 27 मई को मानसून पहुंच सकता है। ये ताज़ा अपडेट मानसून को लेकर, ये तस्वीर भी आप देख रहे हैं, और ये खबर हम आपको दिखा रहे हैं कि अंडमान निकोबार में मानसून की दस्तक हो गई है, और 27 मई को केरल में मानसून पहुंचने की संभावना है। चलिए, शुक्रिया बीरेन जी आपका, अनुज जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।